पीरियड में, ख़ास तौर से औरंगज़ेब के ज़माने में, औरंगज़ेब ने 22 साल तक जंगें करी थी, अफ़गानिस्तान से लेकर गोलकुंडा तक भारत का नक्शा फैला दिया। उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहलाता था। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। सुनक बोले जय श्री राम, भाईजान औरंगजेब को महान बताने लगे। दुनिया में सनातनी भारत की जय, कांग्रेस को क्यों भय लगा? और मोदी का चीन को घेरने वाला प्लान, राहुल गांधी अब क्या कहेंगे? 2 दिनों के सफल G20 के आयोजन के बाद भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सभी देशों की सहमति और मिडिल ईस्ट से यूरोप कॉरिडोर के ऐलान को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इन गर्व के पलों में भी मोदी विरोधी सियासत पर अडिग रही। इसकी बात हम आगे करेंगे। साथ ही देश में सनातन पर हो रहे हमले और G20 के बीच औरंगजेब को किसने महान बता दिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं, जिसकी चर्चा आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आज सुबह सुबह हिंदुत्व अवतार दिखा और इसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। आज सुबह सुबह ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यहां सुनक भक्ति में लीन दिखाई दिए। उन्होंने न सिर्फ पूजा पाठ की, अर्चना किया, आरती की, बल्कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत मुद्रा में भी दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखिए और बार बार सोचिए कि जिस देश में कुछ नेता सनातन को बीमारी बताने में लगे हैं, सनातन के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं ब्रिटेन के पीएम आकर खुद को गौरव से सनातनी बताते हैं। वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, इस बात का गौरव है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू पीएम हैं। मंदिर जाकर हाथ जोड़ते हैं, दंडवत होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीर देखकर जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के नेताओं को सोचना चाहिए जो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। आपने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का हिंदू अवतार देखा। सोचिए, जिस देश में सनातनी होने पर गर्व महसूस किया जाता है, उसी देश में कुछ नेता वोट बैंक के लिए औरंगजेब को महान बताते हैं। सपा सांसद एसटी हसन को आपको सुनना चाहिए। हम ये जानते हैं कि ये अखंड भारत मुगल पीरियड में, ख़ास तौर से औरंगज़ेब के ज़माने में, औरंगज़ेब ने 22 साल तक जंगें करी थी, अफ़गानिस्तान से लेकर गोलकुंडा तक भारत का नक्शा फैला दिया। उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहलाता था। जीडीपी हमारी 23% थी। तमाम दुनिया की 23% ज़रूरियात भारत से होती थी, क्योंकि मुग़लों ने यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। हम चाहते हैं कि अब हमारी जीडीपी फिर 25% हो जाए और फिर हम सोने की चिड़िया कहलाने लगे। अब बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की। कल से अभी तक पूरी दुनिया भारत पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रही। G20 के आयोजन को सफल बता रही है, लेकिन कांग्रेस की सोशल मीडिया टाइमलाइन पर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा वाली बातें दिखाई देती हैं। अब चाहे ये सरकार को इतने बड़े आयोजन में फेल बताना हो, गरीबों के आशियाने को पर्दे से ढकने वाली बात हो, कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भारत की कामयाबी पर एक भी टिप्पणी आपको शायद ही देखने को मिल जाए। भारत में G20 की एक बड़ी उपलब्धि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऐलान को बताया जा रहा है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर बताया जा रहा है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ब्रसेल्स से मोदी सरकार पर यह कहकर हमला बोला था कि चीन के पास बेल्ट एंड रोड वाला कॉन्सेप्ट है, भारत के पास क्या है? सवाल है कि राहुल गांधी इस ऐलान के बाद अब क्या बोलेंगे। भारत के साथ इस कॉरिडोर में फिलहाल कुल 8 देश हैं, इनकी संख्या आगे बढ़ भी सकती है। सुनिए। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road,
And this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला यह कि सुनक बोले जय श्री राम, भाईजान औरंगजेब को महान बताएं, दुनिया में सनातनी भारत की जय, कांग्रेस को भय क्यों लग रहा, मोदी का चीन को घेरने वाला प्लान, राहुल गांधी अब क्या कहेंगे, क्या इस पर कुछ बोलेंगे कि हाँ हिंदुस्तान के पास एक बेहतर काउंटर प्लान है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आरएसएन सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, दानिश कुरैशी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। देखिए, देश में सनातनी भारत की जय हो रही है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का अवतार देखने को मिला है। देश में विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? कांग्रेस एक और मोदी विरोध अपमान वाली सियासत पर तुली रही। आपकी पार्टी के एक नेता औरंगजेब को महान बताने में लगे हैं। इस तरीके की सियासत हो रही है देश में। देखिए, उन्होंने जो वर्ड लास्ट यूज किया कि हम चाहते हैं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, 25% जीडीपी हमारे देश की हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? कुछ शब्दों को हमें, जो अच्छे शब्द हैं उन्हें हमें उसको लेने चाहिए कि भाई हमारा देश आगे बढ़ जाए, देश उन्नति कर जाए। भावना उनकी है कि देश आगे बढ़ जाए। देश, अगर हम सिर्फ जाति धर्म में देश को देखेंगे तो देश उन्नति कैसे करेगा? देश उन्नति तभी करेगा कि हम इसको विकास के रास्ते पे ले जाने की बात करें, हम रोजगार की बात करें, हम यहाँ महंगाई कम करने की बात करें और कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े, इस पे चर्चा होती रहे, निरंतर चर्चा होती रहे। तो इसमें बुराई क्या है? हर चीज को अगर हम जाति धर्म से जोड़ने लगेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ, अच्छी बात है, यहाँ G20 हो रहा है तो G20 हो रहा है तो अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है? सभी उसकी तारीफ करते हैं। और जो भी सरकारें होती हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश को आगे ले जाए, देश आगे बढ़े। तो हमारा अगर ये मानना है कि अगर यहाँ पे महंगाई कम हो जाए, अगर यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, हम विकास के और ज्यादा रास्ते पे चल पड़े, हमारे हंगर जो हमारा इंडेक्स है उसमें और हम और उसकी सुनिए अनुराग जी, आपने 1.5 मिनट करीब करीब बोला। आप सुनिए, उन्होंने औरंगजेब को महान बताया, कहा कि औरंगजेब आया तो 25% जीडीपी थी। साहब, 25% जीडीपी थी इसलिए औरंगजेब आया। ये देश पहले से सोने की चिड़िया था। ऐसा नहीं था कि ये देश कंगाल था, औरंगजेब का आओ इस देश को महान बनाते हैं, सोने की चिड़िया बनाते हैं। तो आप भी समझते हैं कि एससी हसन के कहने का क्या मतलब है? टारगेट कहां पर है? आप बोल रहे हैं, देखिए, देश हमारा सोने की चिड़िया था। हाँ। सोने की चिड़िया है, औरंगजेब ने नहीं बनाया। ये भी ऐड करिए कि औरंगजेब ने नहीं बनाया, कोई योगदान नहीं उसका। अच्छा, बोल लीजिए, मैं बोल लिया, आपने अपना हल्ला मचा लिया। मैंने कहा कि सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक मजबूत देश है। अब चूंकि आने वाले दिनों में 2024 के बाद ये सोने की चिड़िया वाकई बहुत बड़ी बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वो जीडीपी नहीं ला पा रही है, ना भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे महंगाई कंट्रोल कर पा रही है, अच्छा। ना बेरोजगारी कंट्रोल कर पा रही है, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ला पा रही है, ना विकास यहाँ की दर बढ़ा पा रही है, ना विकास कर पा रही है। ये सिर्फ देश को उलझाए हुए है। देश में एक नफरत की राजनीति को देश को उलझाए पड़ी है आपस में। देखिए, अभी हम लोग डिबेट 1 घंटे तक क्या करेंगे? धर्म जाति, धर्म नहीं, कोई धर्म जाति नहीं करेंगे भाई। अनुराग जी, कोई धर्म जाति में नहीं कर रहा हूं, कोई धर्म जाति नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल G20 को लेकर ही था कि इस देश में G20 की तारीफ हो रही है, तो तारीफ ही करते हसन साहब को औरंगजेब क्यों याद आने लगा? अभी तक 1 घंटा तक उसी में आप उलझाए रखेंगे। मैं बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। चलिए, मैं शहजाद के पास जा रहा हूं। मैं नहीं उलझा रहा हूं। आपको लगता है कि मैं आपसे सवाल करके उलझा रहा हूं इस पर, तो मैं औरंगजेब का सवाल छोड़ देता हूं। मैं छोड़ देता हूं अनुराग जी, आपकी बात मानकर। रुक जाइए शहजाद पूनावाला, रुक जाइए, आपकी बातों का मैं जवाब लेता हूं। ये कह रहे हैं कि आप देश को उलझा रहे हैं, तो G20 करके आप उलझा रहे हैं, गरीबों के आशियाने को ढक दिया, उलझा रहे हैं, जीडीपी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है शहजाद, देखिए, जवाब दीजिए फिर मैं आऊंगा। हैरानी की बात यह है, ये बोलने नहीं देंगे। आप सुनिश्चित कराइए कि मेरी आवाज। अनुराग जी सर, थोड़ा थोड़ा करके आपने बोला, अब आपके जो पॉइंटर्स थे मैं उसी पर जवाब ले रहा हूं। जवाब सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा। रनिंग कमेंट मत कीजिए, मैं 2 मिनट बोल लो, 2 सेकंड अच्छा चलिए, चलिए 10 कितनी देर बोलने के बाद 20 मिनट के शो में रुक वो 6 मिनट बोलेंगे तो फिर राकेश जी मुझे माफ कीजिए, मेरी पार्टी और किसी को दे देंगे। नहीं, आप प्लीज से करवा दीजिए चर्चा। चलिए, शहजाद की आवाज होने इसलिए नहीं है, शहजाद की आवाज होने जा रही है। शुरुआत में इतना लंबा बोला उन्होंने, उसके बाद अगर और 2 मिनट उनको चाहिए, उनका तरीका ही है। आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि पहले तो जिनको नाली साफ करने की जिम्मेदारी नहीं दे रही है यूपी की जनता, उनसे आप G20 पर चर्चा करवा रहे हो।
इनको लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इनको सारी सीटें हरा दी। इनकी क्या मतलब बौद्धिक स्तर है इनका कि G20 पर चर्चा करें? चलिए छोड़ देते हैं। अब इनके कमेंट्री में देखिए क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं कि देखिए अब तो ये बंटवाने वाली बात करेंगे, नफरत वाली बात करेंगे। तो औरंगजेब इनके लिए शांति और अमन का मसीहा है। औरंगजेब की बात करना शांति और अमन का ये मसीहा है। कभी दारा शिकोह के बारे में बोला है इन्होंने? केवल औरंगजेब इनको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि औरंगजेब की औलादें हैं। अब देखिए ना, राजनीतिक औलादें नहीं होती तो औरंगजेब जिजिया लगाता था, औरंगजेब तलवार के माध्यम से कन्वर्जन करवाता था, सनातन समाप्ति के लिए मंदिरों को तोड़ता था। और औरंगजेब के जो वंशज है, जो चरित्र और कपड़े दोनों में औरंगजेब की तरह ही पेश आना चाहते हैं, वो देखे किस प्रकार की बातें करते हैं कि सनातन समाप्त हो जाना चाहिए, सनातन इरेडिकेट हो जाना चाहिए। हिंदू का जन्म कहां से हुआ ये बताइए। ये परमेश्वर जी कहते हैं, इनके नेता कहते हैं हिंदू धर्म धोखा है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को लेकर किस प्रकार की टिप्पणियां करती है। तो एक प्रकार से देखिए लगातार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगातार उनकी आवाज नहीं प्रॉपर होने जा रही है। मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज जा रही है। प्लीज अनुराग जी प्लीज रुकिए। देखिए एक तरफ तो आप देखिए, नोट कीजिए, एक तरफ G20 हो रहा है और दूसरी तरफ मिशन 420 हो रहा है। एक तरफ चाइना की संपूर्ण घेराबंदी के लिए किस प्रकार से इंडो यूरोपियन यूनियन मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, किस प्रकार से वन फैमिली वन अर्थ की परिकल्पना की गई है। और दूसरी ओर वो है जो संप्रभुता पर हमला करता है, वन बॉर्डर वन बेल्ट वन रीजन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। एक तरफ है कि हम लोगों ने किस प्रकार से पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, वन फैमिली वन अर्थ। इनका तो पूरा फैमिली, इसमें एक ही फैमिली में अर्थ देखते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दो मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत है, एक G20 का, एक 420 का। अब 420 के साथ कौन खड़ा है और G20 के साथ कौन खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और आखिरी बात देखिए, कितने गर्व की बात है कि आज जब इस कालखंड में हम आए हैं कि ब्रिटेन में भी जो 200 साल हुकूमत कर रहा था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हिंदू है। गर्व से वो अपने आप को हिंदू कहता है। सनातन का जो पताका है, चंद्रमा से लेकर नटराज जी की प्रतिमा हो या चाहे जिस प्रकार से शिव शक्ति पॉइंट हो, हर जगह सनातन का पताका लहराता है। तो दूसरी ओर ये लोग सनातन की समाप्ति की बात करते हैं। आज मैं अनुराग जी से पूछना चाहता हूं, स्टालिन के बयान को खंडन करते हैं क्या? स्टालिन को इनके गठबंधन से निकाला जाएगा क्या? परमेश्वर को निकाला जाएगा क्या? खड़गे को निकाला जाएगा क्या? शहजाद को निकाला जाएगा? आलोचना नहीं कर पा रहे, निकालेंगे क्या? ये आपका सवाल ही, ये आपका सवाल ही बेबुनियाद है। वो आलोचना करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे, निकालने की बात नहीं। मैंने ये पूछा था ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे क्या आलोचना करने का? बोल लो। चलिए नहीं पहले बोलिए, हिंदू धर्म होता है, ये नफरत वाला बयान है, ये अच्छा बयान है। अरे सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं मुझे बीच में आप लगातार बोले जा रहे थे, बोलिए स्टालिन का बयान, इसके बाद आप लोग उनके साथ गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, बताइए। अरे भैया देश नहीं पहले स्टैंड लीजिए, पहले समाजवादी पार्टी के उस नेता पर स्टैंड लीजिए जो हिंदू धर्म को धोखा बोलता है। हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? 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 इस पर ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म धोखा है या नहीं है? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है जनता क्यों हिंदू धर्म धोखा है, वो नहीं बोलेंगे। शहजाद मैं आगे बताऊं, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। रुक जाइए अनुराग भदौरिया, 2017-2022 में समझ में आया था कि नहीं आया था? एक उपचुनाव था भाई घोसी का, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, समझा करिए डिबेट का इशू क्या है। अब रुक जाइए प्लीज, दो और मेहमान वेट कर रहे हैं, रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। अब अजय वर्मा और शहजाद को एक साथ स्क्रीन पर रखिएगा, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, प्लीज 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 सर प्लीज। ये डिबेट खराब करने के लिए आते हैं। अनुराग भदौरिया की आवाज डाउन करिए प्लीज, डिबेट करना नहीं है, इनको अजय वर्मा और शहजाद की आवाज ऑन एयर है। अजय वर्मा एक सवाल, फिर उसके बाद शहजाद उसका रिप्लाई करेंगे। राहुल गांधी ब्रसेल्स में पूछ रहे थे कि चीन का बेल्ट एंड रोड कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास क्या है? मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आ गया, दुनिया के 8 मुल्क इसका हिस्सा है। अब बोलिए अजय वर्मा। देखिए राकेश जी, G20 के जो 21 कंट्री अब हो गई साउथ अफ्रीका संघ के साथ, तो 21 कंट्री तो आनी है, तो G20 तो होना ही है किसी ना किसी कंट्री में। हमारे देश में हुआ तो ये भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान की बात है कि हमें मौका मिला, मौका सबको। अरे मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ G20 आयोजन को लेकर, मेरा सवाल सीधे बेल्ट एंड रोड बनाओ, मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है सर, उसी पर जवाब दीजिए प्लीज, समय इतना नहीं होता है। राकेश जी आप प्रिंसिपल नहीं है, अगर समय नहीं है तो हम ऐसे सर, इस शो का प्रिंसिपल ही हूं मैं, बैठ जाएंगे। आप प्रिंसिपल नहीं है, विचार सबके सुनने के लिए इस शो का प्रिंसिपल हूं सर, मैं आपको सुनूंगा, मैं आपको 30 सेकंड 1 मिनट अनइंटरप्टेड देता हूं। लेकिन बेल्ट एंड रोड पर जो सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने, और अब जो मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आया उस पर बोलिए। अच्छे स्टूडेंटों को भी सुनो आप।
अच्छे स्टूडेंट अरे वो मैं तय करूंगा कौन अच्छा स्टूडेंट है कौन खराब है। सुनते हो जो आप मत पक्ष तय सरकार करिए, का रखते हैं, दूसरों आप को मत तय करिए अजय वर्मा, जो सवाल था उसके जवाब आप दीजिए। कैसे तय करेंगे? आप सर्टिफिकेट ना दीजिए, इस उम्र में भी ये आप स्टूडेंट ही है। सर्टिफिकेट ना दें, ये इस आप उम्र के सर्टिफिकेट स्टूडेंट ना है। दें मुझे। आपका एक वो युवा ही मुझे है ये और एक बताइए। स्टूडेंट ही है। अच्छा चलिए ये अजय वर्मा, बताइए, अच्छा सवाल पढ़िए, ये एक और अजय वर्मा। ये एक और अजय वर्मा, या तो आप कहिए कि जवाब नहीं दे रहा सर। प्रोपोगंडिस्ट आ नहीं, गए नहीं सर, लोखंड बाल। दो सवाल कम आपके से कम सामने चीन हैं। का propaganda आप तो लोगों नहीं की कर रहा। पार्टी के नहीं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप सिर्फ मोदी विरोध अपमान की सियासत। आप सुन लीजिए, हाँ, बोलिए। सरकार में तानाशाही तो रावण की नहीं रही, कंस की नहीं रही, और तानाशाही तो दुर्योधन की नहीं रही। यहां बैठ के ये घमंडिया के लोग बैठे हुए हैं, घमंड करते हैं, और इनसे कहिए घमंड चूर चूर होता, देश की जनता चूर चूर करेगी। रहा सवाल उसका, पूरा देश जानता है चाइना ने हमारी कितनी जमीन कब्जा रखी है, और आपने उसको बुलाया तक नहीं, उसका नाम तक नहीं लिया चाइना का, और बुलाया तक नहीं। रशिया का क्या नाम अजय नहीं लिया वर्मा आपने कुछ भी बोलते उसमें। हैं? अरे बुलाया भाई, इंटरनेशनल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आए, उनको नहीं, पता कुछ था नहीं कि मैं बोलते। अलग थलग पढ़ने वाला हूं, नहीं आए, सारे खुद कैसे घर में आ अपनी गए? समस्याओं से गिरे हैं, नहीं, इसलिए सारे प्रधानमंत्री को आ गए, भेज दिया। सारे चलिए आ मुझे गए। पता है आप जवाब नहीं नहीं, देंगे, मेरे सारे सवाल पर आ आप नहीं गए। आएंगे सर, या तो आप सारे बोलिए मेरे आ गए। सवाल का जवाब दे रहे हैं। सारे आ गए। नहीं, आपका सवाल जो है वो इनके प्रोपोगंडिस्ट बताएंगे। प्रोपेगेंडा क्या है? चुपड़ी प्रोपेगेंडिस्ट कोई नहीं आता है मेरे शो में, तो चुपड़ी कोई प्रोपेगेंडिस्ट यहाँ पर नहीं है। ना तो आप है, ना शहजाद है, ना आरएसएस सिंह है, ना अनुराग भदौरिया है, और ना दानिश कुरैशी है। प्रोपेगेंडिस्ट तो ऐसे शब्द मत कहा करिए। चलिए शहजाद चाहिए ब्रसेल्स में कल हमने शो में चर्चा की थी। रुक जाइए अजय जी, रुक जाइए प्लीज, इसके बाद मैं आरएसएस सिंह से एक्सपर्ट कमेंट भी लूंगा। शहजाद, ब्रसेल्स में राहुल गांधी कह रहे थे चीन के पास बेल्ट एंड रोड है, बेल्ट एंड रोड की तारीफ कर रहे थे। बेल्ट एंड रोड पीओके से होकर गुजरता है, तो क्या बेल्ट एंड रोड के पक्ष में है? नंबर 2 बात, मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, क्या आपकी सरकार की रणनीति है कि इससे चीन के बेल्ट एंड रोड को हम काउंटर करेंगे? देखिए, जो लोग चाइना का लेते हैं आरजीएफ में चंदा, जिनका चल रहा है उनके साथ धंधा, और जो लोग चलाते हैं चाइना का प्रोपेगेंडा न्यूज क्लिक के माध्यम से, वो एमओयू का फंदा है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। पिछली बार विदेशी धरती पर गए तो चाइना हार में नहीं चाहता है, इस बार जाकर वैध ठहराते हैं इस अवैध प्रोजेक्ट को। पूरी दुनिया ने जिसका खंडन किया है, क्योंकि वो संप्रभुता को चैलेंज करता है। और आज सारी दुनिया ने मिलकर यह तय किया है कि किस प्रकार से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, जिससे कि जिन देशों को डेट ट्रैप में डालकर या जिन देशों की संप्रभुता पर हमला करके चाइना इस प्रकार की हरकतें करता है, उसको एक सीधा सीधा डायरेक्ट जवाब भी है। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अभी अजय वर्मा जी ने कहा चीन ने जमीन कब्जा रखी है, आर्मी ने तो इसको नकारा है। अजय वर्मा जी, कौन सी एरिया है जहां पर कब्जा रखी है? एक एरिया का नाम बताइए और कितनी स्क्वायर किलोमीटर जमीन है, स्पेसिफिक बताइए। एक एरिया बताइए अजय वर्मा जी जहां कब्जा रखी है। सारे नक्शे हमने सारे सुन लीजिए जनाब, आपने पूछ लिया। आप एक एरिया का नाम बताओ। आपको, आप अपने सरकार में अपने लोग, हमने सारे सैटेलाइट, सारे नक्शे, हमने सारी चीजें आपको दे रखी हैं, सब चीजें आपको दे रखी हैं। नहीं, कौन से एरिया? आप गूगल मत कीजिए, इनको पता नहीं है कि कौन से एरिया का आरोप भी लगा रहे हैं। सोचिए, गूगल नहीं कहूं मैं, अपना स्टैंड निकालूंगा भाई। सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश 1959 से चाइना के पास है। कर रहे हैं 1959 से अरुणाचल की जमीन चाइना के पास है मान्यवर। और जो राहुल गांधी अभी हाल ही में बोले हैं पैंगोंगसो के इलाके में कि वहां पर ग्रेजिंग जमीन चली गई, कौन से गांव की ग्रेजिंग जमीन चली गई है उसका नाम लीजिए। गूगल करने से नहीं मिलेगा, आप करते रहिए, थोड़ा उनको फुल स्क्रीन दिखाइए कि अब वो गूगल कर रहे हैं कौन सी जमीन चली मेरे पास सारी चीजें तथाकथित रूप से। अच्छा चलिए आप गूगल करिए, तब तक मैं आता हूं। अनुराग जी, एक मैं आरएसएस सिंह राहुल गांधी और दानिश कुरैशी से टिप्पणी ले लूं, फिर मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। आरएसएस सिंह, अरे रुक जाइए भाई, एक्सपर्ट कमेंट का वेट क्या करिए। आरएसएस सिंह, मिडिल ईस्ट यूरोप ये कॉरिडोर जो आ गया, क्या आप मानते हैं ये एक बेहतर रणनीति है, बेहतर कूटनीतिक कदम है, और इससे चीन पूरी तरीके से अलग थलग, उसका बेल्ट एंड रोड बर्बाद हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक शख्स ने अभी बोला कि चीन यहाँ पे नहीं आया, जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें चीन ने भी साइन किया है। यस। और लोगों ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यूक्रेन के कारण जो रूस के जो प्रतिनिधि हैं और जो चीन के प्रतिनिधि हैं वो इस पे साइन नहीं करेंगे जॉइंट डिक्लेरेशन पे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। इस जॉइंट डिक्लेरेशन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें कई बार मैं शामिल रहा हूं, और दो देशों के बीच में भी ये इतनी बड़ी मुश्किल होती है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि भारत के लिए ये है
कि अब ये G20 नहीं रह गया, अब ये G21 हो गया। और ये भारत की जो महत्वता है वो दर्शाती है। अब जो अफ्रीकन यूनियन इसमें आया है तो वो G20 से G21 हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात आपने कही कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव और ये जो मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर है, तो जी मुझे मालूम है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि एक तो ये बहुत बड़ी योजना है। इसके पहले भी हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया था, यानी कि यहाँ से ईरान चाबहार और चाबहार से फिर सेंट्रल एशिया की तरफ एक वो था। एक अमेरिका और यूरोप के साथ ब्लू डॉट कॉरिडोर पर भी बात चल रही है, और ये तीसरी कॉरिडोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सऊदी अरेबिया ने भी आपको मालूम है इंटरेस्ट दिखाया। इंटरेस्ट ही नहीं, वो बिल्कुल मतलब ये समझिए शामिल है। वो बिल्कुल वो बेचैन है इसको शामिल करने के लिए। और इसमें आपको सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग को शायद को मालूम होगा कि एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है रेड सी पे, सऊदी अरेबिया, नियॉन शहर जो है उस पर एक बहुत बड़ा वो बन रहा है। तो वो उसकी भी कनेक्टिविटी भारत से होगी और ये यूरोप की तरफ जाएगी। ठीक। अब जाहिर सी बात है कि इसमें खाद्य पदार्थ भी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी है, इसमें एनर्जी सप्लाई भी है, तेल और गैस का आयात भी बहुत आसान हो जाएगा। मैं आता हूं सर आपके पास। दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता बार बार कहते हैं कि आखिरी में जी ठीक है, और आखिरी में किसी ने कहा कि औरंगजेब के जमाने में 25% जीडीपी था, तो अगर जजिया करके अगर 25% जीडीपी अगर होना चाहिए तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं वो क्या आपने कह दिया, फिर वो इस पर जवाब ही नहीं देंगे। मैं आ रहा हूं दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी के नेता बार बार चीन को लेकर हमला करते हैं, आप तारीफ करेंगे इस कदम की, इस ऐलान की, इस कॉरिडोर की? देखिए सुनिए, सबसे पहली बात तो पांडे जी, मैं एक बात आपको समझा दूं कि एक बात समझ लेने की जरूरत है कि किसी भी वक्त में, किसी भी दौर में प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और सुनिए मेरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात की जाए तो सन 47 से लेके आज तक तमाम प्रधानमंत्री जो रहे हैं उन्होंने देश के लिए जो काम किया, चाहे जिस किसी की भी सरकार में रहे हो, अब से पहले की सरकारें हों या आपके बाद की सरकार है, ये तमाम कार्यवाही जो है आपको उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। किस तरह हालात बने हैं मोदी जी के साथ दौर में या उनकी बेहतरी के मामले में आप कह रहे हैं। मैं आपसे शहजाद से पूछना चाह रहा हूं कि आप अभी वो पूछ रहे थे किसी और पैनलिस्ट से, मैं देख नहीं पा रहा हूं ठीक से, किसी और पैनलिस्ट से, कि भाई कौन सा इलाका जो है जहां पर भारतीय उसकी चीन का कब्जा है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे, देश के सामने मोदी जी झूठ कह रहे थे कि कोई यहां नहीं आया, तो क्यों ये कहना पड़ा उनको? इसका एक्सप्लेनेशन भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, ले लीजिए एक्सप्लेनेशन, मैं ले लेता हूं, जवाब लेने में बिल्कुल देर नहीं, आप ही के पास हूं। पांडे जी आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, मैंने इत्मीनान से सबको सुना, अब मुझे भी सुनिए। अच्छा चलिए एक और सवाल पूछ लीजिए। हाँ। सुनिए अब दूसरे नंबर का सवाल जो है ये है कि अगर जयशंकर साहब ये कहते हैं कि देश की चीन की जो इकोनॉमी है उसके हम मुकाबिल नहीं जा, तो मतलब आप किस तरीके से देश को डिमोरलाइज कर रहे हैं ना? एक लाइन में कहिए कि मैं नहीं तारीफ कर रहा हूं। मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि ये क्यों ऐसा करने की जरूरत है, बोल दीजिए फिर, सीधी सी बात है। अरे देश का एक जवान जो है, बोल दीजिए कि नहीं तारीफ कर पा रहे हैं, बोलिए आपकी सियासत आपको मजबूर कर रही है। जवाब जो दानिश ने सवाल पूछे। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य इन्होंने ध्यान से सुना नहीं। प्रधानमंत्री जी ने तो वही कहा जो इंडियन आर्मी कहती आ रही है कि उन्होंने प्रयास तो किए, परंतु अब ये ऐसी सरकार है जो आंख में आंख मिलाकर मुंह तोड़ जवाब देती है, चाहे गलवान हो चाहे डोकलाम हो। इसीलिए हिमाकत करने के बाद भी घुस नहीं पाए, और इसीलिए लगातार बोलने की जो बीमारी है ना, अजय जी आपको बताऊं, घुसे कब थे? नहीं, घुसे अक्साई चीन में थे, घुसे थे अक्साई चीन में, जब 38,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर की जमीन नेहरू जी ने सौंप दी, और उसके बाद उन्होंने कहा वहां पर तो एक टुकड़ी घास भी नहीं उगती, क्या जरूरत है? और किसी को कहना पड़ा कि भाई सर पर भी अगर नहीं उगेगा कुछ तो क्या वो भी दे दे फिर हम लोग थाली में सजाकर।
फिर उसके बाद टिया पंगनक, डूम चैली, डेमजॉक, ये सारी चीजें 2004 से लेकर 14 के बीच में दी गई। 600 स्क्वायर किलोमीटर पर इंकर्शन किया गया, 650 बार इंकर्शन हुआ। ये सारी चीजें यूपीए के जमाने में हुई जब आरसेप के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि हमारे ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ गया, जिससे कि चंदा लिया गया उनके आरजीएफ के अंदर, जिस प्रकार से एमओयू साइन किया गया। तो मान्यवर ये अंतर है, उस समय पर एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। एंटनी जी का साफ साफ कहना था कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, चाइना जो है वो एक प्रकार से गुस्सा हो जाएगा। 51 और 52 में तो किस प्रकार से राशन दिया गया चाइनीज आर्मी को ताकि वो तिब्बत पर कब्जा कर सके। ये सारी हरकतें की गई और आज जो है आंख में आंख मिलाकर मुंह तोड़ जवाब दिया गया, इसीलिए मंशा होने के बावजूद भी नहीं घुस पाए। तो इसको समझने में आप लोग असक्षम है तो क्या किया जा सकता है। परंतु मैं आज बड़ा हैरान हूं एमआईएम के बयान से। अरे ये जो मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर है ये उन देशों से गुजरेगा जहां पर एक को आप सबसे ज्यादा रिलीजियसली इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश मानते हैं, बिल्कुल दूसरे को मुस्लिम। शहजाद मैं रोकता हूं, वक्त इतना ही है। सियासत करिए, पॉलिटिक्स करिए, सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन जो देश के गौरव के पल हैं उन दिनों को छोड़ दीजिए। जब देश उपलब्धि हासिल कर रहा हो तो उसकी तारीफ भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। जल्द